हमने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध ज्ञात किया था, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। तो आइए समझते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका F है और इधर है इसका C, और कोई वस्तु मान लेते हैं इस प्रकार से यहाँ रखा है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण मान लेते हैं इस प्रकार से ऊपर आ रही है और ये C से ऊपर जा रही है। ये C है आपका और ये F होगा, और इस प्रकार से ये आपका प्रतिबिंब है। वस्तु का नामकरण कर देते हैं, A B है और ये B डैश A डैश। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए एक वस्तु AB है, मुख्य अक्ष पर स्थित है, और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बन रहा है? थ्रू वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है, और वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं वस्तु का जो वस्तु जितनी बड़ी है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है और ये जो वस्तु की लंबाई है उसी का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेमी है और वस्तु की लंबाई 10 सेमी है, तो ऐसे कंडीशन में रेखीय आवर्धन ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है, और ये वस्तु की लंबाई है। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा हमारा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी 5/10। ये क्या आ जाएगा? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखी है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में A डैश B डैश बनता है। तो दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, ये जो ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल u से। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल v से। और जो फोकस दूरी होती है उसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और वक्रता केंद्र को C से। और इसी प्रकार मान लेते हैं जो एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I है, इमेज से ले लेते हैं I। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? I है, और वस्तु की लंबाई O है, O मतलब ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं इसमें वस्तु की लंबाई O है, तो इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा? परिभाषा आप रेखीय आवर्धन पढ़े हैं कि किसी वस्तु की किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तो वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? I/O। क्या हो जाएगा? I/O। जहाँ m क्या है? रेखीय आवर्धन, I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे ये क्या है? वस्तु की लंबाई, रेखीय आवर्धन। अब ये तो हो गया रेखीय आवर्धन। देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में भी रेखीय आवर्धन का एक संबंध पाया जाता है। वो सूत्र है हमारा m बराबर -v/u। तो ये निगमन कैसे हुआ? आइए इस निगमन को हम लोग समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं एक और प्रकाश किरण इस प्रकार से ध्रुव पर आपतित होती है और ये यहाँ से उभर जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, ये त्रिभुज हो गया, यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज देखते हैं इस प्रकार से, ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज देखते हैं इस प्रकार से। इन दोनों त्रिभुज को अगर देखते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है? समरूप त्रिभुज है। क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है, देखिए ये जो कोण है ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का। और ये जो कोण होगा ये भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और साथ साथ इसका जो दूसरा कोण है ये कोण किसके बराबर है? क्यों? क्योंकि हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े। परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस कंडीशन जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करता है। मुख्य अक्ष किसका कार्य करता है? अभिलंब का कार्य करता है। तो
उस कंडीशन में ये कोण क्या हो जाता है आई आपतन कोण, और ये कोण क्या हो जाता है आर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपको पढ़ाया गया है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो समझ गए, इसमें दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता से ये दोनों क्या हो गए समरूप हो गए। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे क्या है समरूप त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का नाम है ए डैश पी बी डैश। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है ये वाला बड़ा वाला लेना है। तो ए पी बी त्रिभुज ए पी बी में इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें ध्यान से तो आप समझ जाइए इसमें जो है इस भुजा संगत भुजा कौन है ए बी, इन दोनों का अनुपात जो होगा वह अन्य दो भुजाएं संगत भुजा, ये संगत भुजा है, इसकी संगत भुजा क्या है ये है पी बी, इन दोनों का अनुपात क्या होगा समान होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या अनुपात भुजा होगा ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर, अब यहाँ से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तो पी बी डैश बटा ध्रुव से वस्तु की दूरी पी बी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं अभी आपने इसमें माना कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी स्मॉल यू है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी है, और दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, और प्रतिबिंब की लंबाई आई है तथा वस्तु की लंबाई ओ है। तो हम सारा मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। चिन्ह परिपाटी में हम बताए थे कि दर्पण के अगर बाईं ओर जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो क्या होता है ऋणात्मक होती है, और दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरियां नापी जाती है वो क्या होता है धनात्मक होता है। और एक चीज मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई दूरी नापी जाती है तो वो होता है धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी होती है तो होता है ऋणात्मक। तो आइए चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान रख लेते हैं। तो इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है वो है पी बी, इसमें पी बी का मान कितना होगा माइनस यू, पी बी का वैल्यू क्या होगा माइनस यू, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगा पी बी डैश, पी बी डैश क्या होगा हमारा माइनस भी। क्यों? क्योंकि इस तरफ दूरियां नापी जाती है, इस तरफ जो दूरी नापी जाती है वो क्या होती है ऋणात्मक होती है, और इस तरफ जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो अब देखिए उसके बाद जो वस्तु है, वस्तु क्या है ए बी, तो वस्तु ए बी का हम मान लेते हैं ओ है प्लस ओ। क्यों? क्योंकि हम माने कि वस्तु की लंबाई क्या है ओ है, ऑब्जेक्ट ओ, और उसी प्रकार प्रतिबिंब की लंबाई क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर कितना होगा माइनस आई। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे। अगर हम ये सारा वैल्यू इसमें रखते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर मान रखें इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 में अगर ये सब मान रखते हैं तो मान रखने पर कितना वैल्यू आता है देखिए ध्यान से। अगर हम मान रख दें, मान रखने पर अगर हम देखते हैं इसमें मान रखें तो ए डैश बी डैश का मान कितना है माइनस आई, ये माइनस आई बटा अब कितना मान है उसका ए बी का, ए बी का मान है ओ बराबर, अब देखिए पी बी डैश का मान क्या है माइनस बी, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस बी बटा माइनस यू। अब इसमें दोनों तरफ माइनस ऊपर नीचे, हर में भी है अंश में भी है, तो माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा आपका माइनस आई बटा ओ बराबर बी बटा यू। ठीक है, अब माइनस है, इसको इस तरफ हम परेशान कर देते हैं, तो आई बटा ओ बराबर माइनस बी बटा यू। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें, 1 और 3 को
1 और 3 से लिख सकते हैं आप। तो इसमें ये देखिए ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, अर्थात तीनों बराबर होंगे। तो यम बराबर हम लोग लिख सकते हैं I/O बराबर -50/E। ये जो हो गया क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। तो अतः हम लोग समझ गए कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है यम बराबर I/O बराबर -B/E। देखिए अब इसमें हम लोग एक टॉपिक और समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है ये तो आपको हो गया रेखीय आवर्धन। इसके बाद आता है दर्पणों की पहचान, ठीक है। हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण 2 दर्पण पढ़े हम लोग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये दर्पण से सारे निगमन समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो है दर्पणों की पहचान। तो देखिए किसी भी दर्पण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले हमें ये जानना होगा कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण में होता क्या है। अगर हमें ये 2 टॉपिक पता है तो हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। देखिए दर्पणों की पहचान जो 2 प्रकार से की जाती है। एक तो होता है संरचना के आधार पर, एक होती है संरचना के आधार पर कि वस्तु का निर्माण कैसे हुआ है, दर्पण का निर्माण कैसे हुआ, हम संरचना के आधार पर बता सकते हैं। जैसे अगर समतल दर्पण की बात की जाए, ठीक है, तो पहचान हम 2 प्रकार से कर पाते हैं। दर्पण की पहचान हम कितने प्रकार करते हैं, 2 प्रकार से। यहाँ दर्पण की पहचान लिख सकते हैं आप, दर्पण की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है स्पर्श करके, संरचना के आधार पर जिसको बोलते हैं स्पर्श करके, क्या करके, स्पर्श करके। दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर, क्या देखकर, दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है उसको देखकर, प्रतिबिंब देखकर। तो दर्पण की पहचान 2 प्रकार से करते हैं, एक होता है छूकर यानी स्पर्श करके, दूसरा होता है प्रतिबिंब को देखकर। तो पहला शब्द आता है स्पर्श करके। तो स्पर्श करके हम कैसे पहचान सकते हैं कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है या कौन सा समतल दर्पण। देखिए सारे दर्पणों में आप देखेंगे कि एक तल पे कड़े किया, जैसे ये हाथ है तो हाथ के दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ प्लेन है, इस तरफ कड़े किया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण हम लोग जब हाथों से स्पर्श करेंगे, पहला हमारा स्पर्श करके जब हम समतल दर्पण को स्पर्श करते हैं तो उसका तल जो होता है एक समान दिखता है, कहीं भी स्पर्श ऊंचा खाला या कुछ नहीं ऐसा नहीं दिखता है, यानी एक समान दिखता है। और दूसरे तल को हम स्पर्श करते हैं तो उस पर क्या किया रहता है, पालिश किया रहता है, खुरदरा होता है, थोड़ा सा पालिश किया होता है, तो स्पर्श करने पता चल जाता है। तो समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, अगर हम उस कांच के टुकड़े को छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो उसका सतह कैसा रहेगा, परावर्तक तल समतल रहेगा, कैसा रहेगा, समतल रहेगा, तो होगा समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। आप लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि उसका एक सतह जो होता है दबा होता है, इस प्रकार से दबा होता है, और दूसरे सतह पर पालिश होता है। तो दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि हम उभरे तल पे अगर पालिश कर देते हैं और दबे तल को परावर्तक तल बनाते हैं, दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण की हम लोग पहचान क्या करते हैं, उसको स्पर्श करने पर यदि परावर्तक तल दबा मिलता है, यानी चमकदार सतह दबा हुआ है, तो वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। इसके विपरीत उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोली दर्पण जिसके हम दबे तल पे पालिश करते हैं और उभरा तल परावर्तक तल होता है, इसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस वाले में उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछे, परिभाषा के अनुसार पहचान ही बता सकते हैं कि अगर हम उत्तल दर्पण को स्पर्श करेंगे तो उसका तल उभरा हुआ, यानी जिस तल पर परावर्तन होगा वो तल क्या होगा, हमारा उभरा हुआ है, तो वो दर्पण कौन सा होगा, हमारा उत्तल दर्पण। तो हम दर्पण की पहचान स्पर्श करके कैसे करेंगे, समतल दर्पण की पहचान, जब समतल दर्पण को स्पर्श करते हैं तो उसका सतह समतल होता है, तो दर्पण समतल दर्पण निकलता है। दूसरा अवतल दर्पण की पहचान, तो अगर अवतल दर्पण को स्पर्श करने पर, यानी किसी दर्पण को स्पर्श करने पर उसका तल दबा हुआ मिलता है, परावर्तक तल, तो दर्पण कौन सा कहलाता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बताइए। तो उत्तल दर्पण को स्पर्श करने पर यदि तल चमकदार सतह जो होता है
वो तल अगर उभरा हुआ होता है तो दर्पण कौन सा होता है? दर्पण होता है। इसके बाद आता है दर्पणों का उपयोग। क्या आता है? नहीं, अभी एक और है प्रतिबिंबों को देखना। तो हम कैसे जानेंगे प्रतिबिंबों के द्वारा कि कौन सा दर्पण है? बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वस्तु कौन सा है? या प्रतिबिंबों को देखकर बता सकते हैं कैसा दर्पण है? तो पहला आता है समतल दर्पण की पहचान। देखिए, प्रतिबिंबों द्वारा समतल दर्पण की पहचान। किस दर्पण की पहचान? समतल दर्पण। तो हम लोग समतल दर्पण कैसे जानेंगे कि ये समतल दर्पण है? देखिए, हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु के बराबर आकार का, यानी वस्तु अगर 5 सेमी की है तो दर्पण में क्या होता है? 5 सेमी का ही वस्तु दिखता है। और समान दूरी पर, अगर हम दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर खड़े हैं या 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के अंदर, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब 10 सेमी या 10 मीटर की दूरी पर ही बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर आकार का, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण भीतर भी उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के बराबर आकार का। तो यदि हम किसी वस्तु को, देखिए, समतल दर्पण की पहचान प्रतिबिंबों को देखकर, हम प्रतिबिंब को देखकर समतल दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं? यदि हम मान लीजिए समतल दर्पण इस प्रकार से, ठीक है, यदि हम वस्तु को पास रखते हैं तो देखते हैं जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक दूर ले जाते हैं पास से, अगर हम दूर ले जाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव एक जैसा बनता है। कैसा बनता है? एक जैसा बनता है। अगर कोई वस्तु को हम समतल दर्पण के पास रखी है तो उसका जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को दूर करते जाने पर भी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। तो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण की पहचान। किस दर्पण की पहचान? अवतल दर्पण की पहचान। तो आइए समझते हैं अवतल दर्पण की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ये इस प्रकार से होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है। उभरे तल पालिश होता है, दबा तल परावर्तक तल होता है, ये अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में हम देखिए, हम बोले थे इसमें 6 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? 6। अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्रुव होता है, इधर फोकस दूरी फोकस होती है, इधर वक्रता केंद्र होता है और इधर मानते हैं अनंत। तो पहले वस्तु को कहाँ रखी जाती है? अनंत पर। अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर अत्यधिक छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। दूसरा, हम वस्तु को रख सकते हैं अनंत वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ रखते हैं? अनंत वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब किसी वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। उसके बाद हम तीसरे कंडीशन में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, किस पर रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का, जितनी बड़ी वस्तु है, अगर 5 सेमी की वस्तु है तो 5 सेमी का ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। अगर हम वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर आकार का, उल्टा और वास्तविक बनता है। और वस्तु को हम और पास लाते हैं तो अगर वस्तु होती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो कोई वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इसके बाद अगर कोई वस्तु मान लीजिए फोकस पे रखी है, कहाँ रखी है? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो छठा कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ होती है, उस पर तो हो गया, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस चीज को आप समझिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है, इसी चीज का। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु होती है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब अभी क्या है? देखिए, इधर वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा था, है ना? वस्तु हम अभी तक इधर रख रहे थे तो प्रतिबिंब भी इधर ही वास्तविक बन रहा था, लेकिन इस कंडीशन में प्रतिबिंब किस तरह बनता है? दूसरी ओर बनने लगता है, इस तरह बनता है, दर्पण के पीछे बनने लगता है। और कैसा? आभासी। कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है
अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगर अभी समतल दर्पण की पहचान हम लोग पढ़े कि अगर वस्तु समतल दर्पण के समीप रखा है तो जितनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक वस्तु को दूर ले जाने पर भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, तो वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण। यहाँ बात आती है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण अगर कोई वस्तु दर्पण के समीप रखा है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के समीप रखा है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है, यानी पास रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाते हैं, दर्पण से कहाँ ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनने लगता है। यानी जो वस्तु को दर्पण के समीप रखे थे, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा था, लेकिन जब वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जा रहा है, उल्टा बन जा रहा है। तो ये दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। फिर से बात समझते हैं, समतल दर्पण क्या होगा, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दूर हो चाहे पास, उसका प्रतिबिंब एक जैसा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। इसके बाद आता है अवतल दर्पण। तो यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के पास रखते हैं उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनने लगता है, तो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण। ध्यान सुनिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, किस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण, है ना, इसी प्रकार से होता है उत्तल दर्पण। तो इसके दबे तल में पालिश होता है और उभरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। उभरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष क्या है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसका ही क्या है, ध्रुव है ना, ध्रुव है। तो हम तो इधर वस्तु रखेंगे नहीं, क्योंकि किरण आएगी सीधे बाईं ओर से डाली जाती है दर्पण पर, दर्पण पर किरण किधर से डाली जाती है, सिर्फ बाईं ओर से डाली जाती है, लेकिन इस तरफ से तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इधर कलई किया गया है। तो इसकी तो फोकस किस तरफ होती है, वक्ता केंद्र भी इधर होता है और ध्रुव इधर होता है। हम वस्तु को इसी साइड रख सकते हैं, तो वस्तु को या तो बहुत दूर रखें, मान लीजिए अनंत पे रखें, बहुत दूर रखें मतलब अनंत पे रखें, या वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखें। तो दो कंडीशन इसमें होते हैं। अगर वस्तु अनंत पर रखते हैं, अगर उत्तल दर्पण की वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा बनता है। इसके बाद अगर किसी वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा किंतु वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तो इसमें टॉपिक विशेष ध्यान क्या रखना है कि इस दर्पण में सदैव वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण में सदैव वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ उत्तल दर्पण कहना पर्याप्त नहीं है। दो दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। इसमें जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से छोटी होती है, यानी जब वस्तु अगर हम पास रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा ही होता है। ध्यान से किया, वस्तु से छोटा ही होता है। तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने समीप होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन जैसे जैसे हम दर्पण से वस्तु को दूर करते जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है, छोटा होता जाता है। तो वो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, अगर कोई वस्तु दर्पण के काफी समीप है तो उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही बनता है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनते हैं। और दर्पण से हम दूर अगर वस्तु को रखते हैं तब पर भी उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का उल्टा वस्तु बनता है। तो आभासी दोनों बनता है, लेकिन दोनों में अंतर है। समतल दर्पण में सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का आभासी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है और इसमें भी आभासी बनता है। केवल अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आपको समझ में आया होगा दर्पण की पहचान। अब समझते हैं इसके उपयोग के बारे में और दर्पणों के उपयोग। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं दर्पण के उपयोग में, यहीं पे छोटे से टॉपिक में बस समझना है आपको। उपयोग क्या समझना है, उपयोग में तीन दर्पण होते हैं ना, तीन दर्पण आप लोग पढ़े हो।
तीन दर्पण कौन कौन से हैं? तीन दर्पण हमारे। पहला होता है समतल दर्पण, आपने पढ़ा है। क्या होता है पहला? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण हमारा कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तीसरा हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो पहले हमें समझना है समतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है हम लोग घरों में करते हैं। जैसे हम लोग का चेहरा वगैरह देखना होता है तो हम लोग आईने में देखते हैं, तो आईना क्या है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, लेकिन चेहरा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं। तब जब हम अपने चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है तब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे आप, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ करते हैं? साज घरों में करते हैं और घड़ी उड़ी में भी करते हैं कहीं कहीं। और उसके बाद हम लोग चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। और जो नाऊ बार्बर होते हैं वो सब भी अपने शरीर में समतल दर्पण ही लगाते हैं। और कई समतल दर्पणों को एक झुकाव में रखते हैं जिससे बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। दो दर्पण अगर झुकाव में रखता है तो देखते होंगे आप, एक दर्पण सामने दूसरा दर्पण रखा तो कई बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये सब समतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद आता है अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए ये उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो होता है दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, और मेडिकल के भी क्षेत्र में उपयोग होता है, और रिसर्च के भी सेक्टर में उपयोग होता है, और कह सकते हैं आप लोग प्रकाशिक यंत्र बनाने में भी उपयोग होता है। बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, आप इसके उपयोग को समझिए। तो अगर अवतल दर्पण के उपयोग को हम समझते हैं तो पहला उपयोग तो हम लोग करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं वो दाढ़ी बनाने में करते हैं। अगर दाढ़ी क्या होता है, जब हम बनाते हैं तो छोटा छोटा दिखता है, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण क्या करते हैं? अपने चेहरे के समीप लाते हैं। हम अपने चेहरे के समीप क्यों लाते हैं? क्योंकि हमारा चेहरा जब अवतल दर्पण के धूप और फोकस के बीच में होगा तो ही हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखेगा। देखिए किसी वस्तु को हम सीधा देखेंगे तो ही उसके बारे में दाढ़ी बना पाएंगे। अगर हम उल्टा दिखेंगे, कान ऊपर मुंडी नीचे, तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब है समीप रखते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको समझ में आया होगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। किसमें? सेविंग मिरर के रूप में, यानी सेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने और सेविंग के रूप में। दूसरा आता है इसका उपयोग डॉक्टरी में। ठीक है, अस्पताल में इसका उपयोग होता है। देखिए जैसे अभी दांत में खुरदरा हो जाता है या दांत टूट जाता है अंदर, तो उसका प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग या डॉक्टर लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और गले के अंदर अगर कुछ चीज़ें चली जाती, नाक कान के अंदर, तो उसका भी हम बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से उसके अंदर जो भी चीज़ें फंसी होती है उसका चित्र हम बड़ा प्रतिबिंब देख पाते हैं और उसको आसानी से उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। तो इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। इसके बाद इसका उपयोग जो होता है टार्च। आप लोग टार्च देखे होंगे, तो ये मत सोचिए कि टार्च के ऊपर जो लगा होता है कांच का टुकड़ा वो होता है, वो तो लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। लेकिन उसके अंदर देखेंगे आप, टार्च के अंदर की बात करते हैं हम लोग, तो टार्च के अंदर इस प्रकार से आकृति होती है और यहाँ पे बल्ब लगा होता है। इस प्रकार से ये बल्ब लगा होता है। ठीक है, यहाँ से रोशनी इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ भी बल्ब लगा होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ बल्ब लगी होती है। ठीक है, तो बल्ब, और इससे क्या होता है? फिलामेंट है बल्ब, इसमें इस प्रकार फिलामेंट लगा। तो ये देखिए, ये जो साइड में लगा होता है इस प्रकार से, ये होता है अवतल दर्पण। ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। इससे जो प्रकाश किरणें सीधी निकल रही है तो सीधे जा रही है। ठीक है, लेकिन जो किरणें साइड से निकल रही है ये परावर्तित होकर पूरा सीधी हो जाती है। यहाँ से जो साइड से निकल परावर्तित होकर एकदम सीधी हो जाती है, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम टार्च में करते हैं। सर्च लाइट में मतलब तो किसी चीज को खोजने में, अगर हमें प्रकाश पुंज को, प्रकाश किरणों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंज। क्या बोलते हैं? पुंज, यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग पुंज कहते हैं। जैसे तो प्रकाश पुंजों को समांतर करने के लिए, अगर कोई किरण को हमें बहुत दूर भेजना है तो समांतर होना चाहिए। तो समांतर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए। और इसके बाहर हम लोग एक उत्तल लेंस लगा देते हैं इस प्रकार से। तो जब उत्तल लेंस लगा देते हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है?
प्रकाश किरणों को और अधिक मोड़ता है और इस प्रकार प्रकाश किरण बहुत दूर जाकर मिलती है, जिससे हम बहुत दूर के क्षेत्र को आसानी से देख पाते हैं। बहुत दूर के क्षेत्र को हम आसानी से देख पाते हैं। तो टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग क्या है कि प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है, देखिए, जो सोलर पैनल होता है उस पर सोलर पैनल पे प्रकाश किरणों को बहुत ज़्यादा गिराने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस लिए? प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए। तो इसका कह सकते हैं हम लोग कि कहाँ पर उपयोग किया जाता है, रिसर्च के रूप में भी किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है प्रकाश किरणों को एकत्र करने के लिए सोलर सिस्टम में भी किया जाता है। इसके बाद आता है इसका एक और उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आज दो प्रकार का दूरदर्शी आप लोग पढ़े होंगे, एक होगा सूक्ष्मदर्शी और खगोलदर्शी, लेकिन एक प्रकार का और दूरदर्शी होता है, वो परावर्तक दूरदर्शी होता है। देखिए, ये एक ऐसा दूरदर्शी है जो परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। दूरदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस का नाम होता है अभिदिश्यक लेंस और दूसरे का नाम होता है नेत्रिका लेंस। एक का नाम क्या होता है? अभिदिश्यक लेंस और दूसरे का होता है नेत्रिका लेंस। तो इसमें जो अभिदिश्यक लेंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सदैव वस्तु के सामने रहती है। कहाँ रखी होती है? वस्तु के सामने रखी होती है और उससे प्रकाश हमारे दूसरे लेंस है और जिस लेंस हम लोग देखते हैं वस्तु को, उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। तो इसमें जो अभिदिश्यक लेंस होता है परावर्तक दूरदर्शी में, वो एक ही लेंस उसमें होता है। उसमें होता है सिर्फ एक लेंस, उत्तल लेंस। तो बहुत दूर के वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग इस प्रकार से, मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी है, इस प्रकार से खोखला होता है और यहाँ पे जो लगा होता है, ये अवतल दर्पण लगा, उत्तल लेंस लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे साइड में इस प्रकार से साइड में अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो हमें जिस वस्तु को देखना होता है उसकी तरफ हम अवतल दर्पण को फोकस करते हैं। अवतल दर्पण फोकस करते तो बहुत ज़्यादा वस्तु से, देखिए, जब कोई वस्तु काफ़ी दूर होती है तो उससे जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है, गैस के अणुओं से परावर्तित हो जाती है और अन्य छोटे छोटे कणों से परावर्तित होकर के क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो कुछ ही भाग हमारे नेत्र तक पहुँच पाता है, जिससे हम क्या करते हैं, तारों को देख पाते हैं। लेकिन जो वस्तुएं आसमान में या आकाश में पहले से विद्यमान है, कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें नहीं दिखाई देती, जबकि वो तारों से समीप होते हैं, पृथ्वी के काफी समीप। यहाँ से मंगल ग्रह आपको दिखता है तो नहीं दिखता है। कारण क्या है? वहाँ से रिफ्लेक्शन प्रकाश का नहीं आ पाता है। अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन वहाँ से आ जाए, आपके नेत्र तक पहुँचने लगे, तो हमें मंगल ग्रह भी यहाँ से दिखने लगेगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी इस्तेमाल करते हैं? परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में जो होता है, दूर से जब प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है तो वहाँ के प्रकाश की मात्रा को केंद्रित करने के लिए एक जगह केंद्रित करके उत्तल दर्पण को, उत्तल लेंस को देने के लिए केंद्रित करके क्या करता है, उत्तल लेंस को देता है, जिसके कारण हमें काफी दूर स्थित वस्तु भी दिखाई देती है। आजकल के जो दूरदर्शी आते हैं, आर्टिफिशियल दूरदर्शी, जो भी नए दूरदर्शी, आधुनिक दूरदर्शी बन रहे हैं, उसमें अधिकांश ये दर्पण और लेंस के संयोजन से बनता है। तो आपको समझ में आया होगा अवतल दर्पण का उपयोग। अब इसके बाद जो उपयोग आता है वो है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, उत्तल दर्पण का भी उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखे होंगे कि ट्रकों में साइड मिरर के रूप में, ट्रक और वाहनों में साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण करता क्या है, आप सोच के बताइए। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण का एक ही काम है, वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। और अवतल दर्पण का क्या कार्य है? वो प्रकाश किरणों को मोड़ता है। तो अगर कहीं भी हमें प्रकाश किरणों को फैलाना हुआ तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात आता है प्रतिबिंब के बारे में भी। तो प्रतिबिंब जो होता है, अगर हमें बड़े भूभाग का प्रतिबिंब छोटे भूभाग में देखना है, ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। अगर हमें बड़े भूभाग का प्रतिबिंब छोटे भूभाग में देखना है तो हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेंगे? कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण उपयोग करेंगे। दूसरा, अगर कोई वस्तु बहुत बड़े भूभाग में स्थित है, अगर हमें उस बड़े भूभाग को बहुत कम क्षेत्र में देखना है तो हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण इस्तेमाल करेंगे।
तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बड़े भूभाग का क्षेत्रफल भी छोटे भूभाग में बनाता है। और एक खास बात और होती है उत्तल दर्पण में, वो बड़े वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो दर्पण में यानी ट्रकों के में जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, तो वो दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, बीच में ऊंठा होता है और किनारों के ओर चपटा होता है। तो जिससे प्रकाश किरण का क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है। वस्तु जो स्थित होती है उसका क्षेत्र विस्तार, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का, उसका क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है। तो पूछता भी है कभी कभी कि बताइए कि उत्तल दर्पण में बड़े भूभाग का प्रतिबिंब छोटे भूभाग में क्यों बनता है। तो कहेंगे कि जो उत्तल दर्पण की संरचना होती है वह किनारों की ओर दोनों तरफ झुकी होती है और बीच में उभरा होता है। बीच में कैसा होता है, उभरा होता है, जिसके कारण उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों का क्षेत्रफल जो होता है घट जाता है वस्तुओं की अपेक्षा, जिसके कारण बड़े भूभाग का प्रतिबिंब भी हमें छोटे भूभाग में मिलता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रक ड्राइवर होता है उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, कोई स्कूटी है, कोई बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है, तो बहुत सारी होती है। तो उनको मोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करते हैं, बड़े भूभाग का क्षेत्रफल यानी बहुत भूभाग में गाड़ियां हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटे भूभाग में बना देता है, जिसके कारण ड्राइवर आसानी से सभी वस्तुओं को देख पाता है पीछे के और अपने ट्रक को आराम से मोड़ लेता है। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण का उपयोग एक जगह और करते हैं। देखे होंगे रोडों के किनारे, जो भी रोड है, रोड के किनारे आजकल मोदी जी क्या लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। तो वो जो है उसमें जो दर्पण प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों टार्च में प्रयोग होता है, लाइट में दोनों में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। लेकिन अगर प्रकाश किरणों को काफी दूर तक के भूभाग को देखना है, यानी हमें किसी बड़े भूभाग को, अगर क्षेत्रफल में बड़े भूभाग को प्रकाशित करना है, बड़े भूभाग को देखना है रात के समय, तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बहुत दूर वाले क्षेत्र को देखने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रकाश किरणों केंद्रित करके बहुत दूर मोड़ता है, जिससे बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण करता क्या है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, वह प्रकाश किरणों को नजदीक ही बड़े क्षेत्र में फैला देता है, जिसके कारण रोड के काफी अधिक भाग में प्रकाश पहुंच पाता है और भाग प्रकाशित हो पाता है। जबकि अगर हमें प्रकाश किरणों को काफी यानी हमें उस उतने ही प्रकाश से अगर काफी दूर स्थित वस्तु को देखना है तो वहाँ पे हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा समतल, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग तो आप एक समतल दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम चेहरा देखने में किया करते हैं और सैलूनों में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अगर पूछेगा तो अवतल दर्पण के उपयोग में आप बोल सकते हैं कि इसका उपयोग जो है सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग टार्च में किया जाता है और जो छोटे छोटे वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसमें हेडलाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सौर भट्टी में भी इसका उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम बड़े वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा, अगर हमें रोड के किनारे जो लैंप लगे होते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, जिससे रोड के काफ़ी क्षेत्र में प्रकाश फैल जाती है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो मुझे आशा है ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, दर्पण की पहचान और दर्पण का उपयोग आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल जिस टाइप्स के बनेंगे, जो भी न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे बनते हैं, किस क्वालिटी बनते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जो भी बच्चे सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं कि अवतल दर्पण के लिए UV अपने संबंध क्या होता है, फोकस विवक्षता त्रिज्या की आधी होती है तो कैसे होती है, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, तो आप पिछली वीडियो देख करके सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।